हेलो एंड वेलकम टू यजना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक और आज एक और नया डिटेल एनालिसिस आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो जो कंपनी का नाम है दैट इज प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के डिटेल एनालिसिस के बारे में। तो जैसे कि कंपनी का नाम सजेस्ट करता है, ये कंपनी एक प्लास्टिक पाइप मैन्युफैक्चरर है। और अगर हम प्लास्टिक पाइप की इंडस्ट्री की बात करें तो रफली एज ऑफ FY23 ये इंडस्ट्री की साइज इज समथिंग अराउंड 40,000 करोड़। अगर FY19 की बात करें, कोविड से जो पहले ये इंडस्ट्री का साइज था वो अराउंड 30,000 करोड़ का हुआ करता था। एंड अभी जो एक्सपेक्टेशन है कि ये इंडस्ट्री जो ऑलरेडी 11-12% से ग्रो कर रही थी वो आगे जाकर भी 12-13% का ग्रोथ रेट वो अपना मेंटेन रखेगी। अगर हम डिमांड की बात करें कि कैसे डिमांड यहाँ पे आता है कि तो प्राइमरी डिमांड जो होता है या न्यू डिमांड जो है वो 65% है एंड जो रिप्लेसमेंट डिमांड है वो अराउंड 35% होता है इस इंडस्ट्री में। तो अगर ये जो इंडिया के नंबर्स है दे आर एग्जैक्टली रिवर्स टू व्हेन वी कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे रिप्लेसमेंट डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक के उतना डेवलप्ड है नहीं एंड उसी वजह से जो इंडिया का न्यू डिमांड का कंट्रीब्यूशन है पाइप सेगमेंट में वो ज़्यादा है। अगर हम ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेगमेंट के बारे में देखें तो पहले FY10 के अराउंड लगभग 50-50% शेयर हुआ करता था ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का। लेकिन धीरे धीरे ये इंडस्ट्री ने एक शिफ्ट दिखाया टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइज सेगमेंट। तो जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है लगभग 68% का ये लोग मार्केट शेयर कमांड करते हैं इन द इंडस्ट्री एंड 32% इज विद द अनऑर्गेनाइज सेगमेंट। अगर हम मार्केट शेयर वाइज बात करें तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज ये जो कंपनी है ये इस इंडस्ट्री की मार्केट लीडर है विद 12% मार्केट शेयर। आशीर्वाद पाइप्स जो एक प्राइवेट कंपनी है वो 10% के साथ सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है इस इंडस्ट्री में। फिनोलेक्स, एस्ट्रल ये दोनों कंपनीज भी काफ़ी बड़ी है एंड प्रिंस जो वो 5th लार्जेस्ट कंपनी है इस इंडस्ट्री में विद 6% मार्केट शेयर। अगर हम इंडस्ट्री का ब्रेकअप देखें कि कहाँ कहाँ से डिमांड आता है सो देर आर 2 मेजर सेक्टर्स जो इस पाइप इंडस्ट्री के लिए डिमांड जनरेट करते हैं। वन इज एग्रीकल्चर एंड द सेकेंड वन इज रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एग्रीकल्चर या जो इरिगेशन रिलेटेड एक्टिविटीज है वो लगभग 45-50% का डिमांड जनरेट करता है फॉर द पाइपिंग इंडस्ट्री। एंड उसके साथ साथ जो रियल एस्टेट में पाइप्स यूज होते हैं जो प्लम्बिंग के लिए बेसिकली यूज होते हैं वो 35-40% डिमांड कैटर करते हैं इस इंडस्ट्री का। सीवरेज पाइप्स एंड सम अदर एप्लीकेशंस भी है पाइप्स के सो दे कंट्रीब्यूट टू अराउंड 10-15 एंड जो अदर कैटेगरी है वो 5% का मार्केट में कंट्रीब्यूशन देती है। इंडस्ट्री को अगर हम मटेरियल के वाइज देखें तो देर आर 4 मेजर मटेरियल्स। यूपीवीसी जो है जो जिन्हें हम नॉर्मली PVC कहते हैं तो PVC पाइप 64-65% डिमांड का फॉर्म करता है टोटल इंडस्ट्री में। CPVC 15-16% डिमांड फॉर्म करता है इस इंडस्ट्री का। देन HDPE पाइप्स अगेन 14-15% डिमांड comes from the HDPE pipes and जो न्यू कैटेगरीज है एंड जो PPR है पॉलीप्रोपिलीन रैंडम तो उनका 4-5% का कंट्रीब्यूशन होता है इस इंडस्ट्री में। सो एक बात समझते हैं कि ये जो PVC है एंड CPVC ये एक्चुअली बनते कैसे हैं। सो केमिकली स्पीकिंग PVC के लिए 2 इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स होते हैं, क्लोरीन एंड इथिलीन। सो क्लोरीन ये सॉल्ट से आता है, इंडस्ट्रियल सॉल्ट से आता है। तो सॉल्ट से क्लोरीन बनता है एंड जो इथिलीन है इथिलीन कम्स फ्रॉम द नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम गैस को एक क्रैकर में रखा जाता है एंड उसके बाद उसका इथिलीन फॉर्म होता है। तो क्लोरीन और इथिलीन के लिए ये इन दोनों केमिकल्स का मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो इन दोनों केमिकल्स का एक रिएक्शन करवाते हैं एंड उसमें से EDC बनाते हैं। सो EDC या इथिलीन डाइक्लोराइड जो होता है वो एक लिक्विड फॉर्म का मटेरियल है एंड इसे डिहाइड्रेट किया जाता है अंडर प्रेशर रख के, इसे हीट किया जाता है एंड उसके बाद VCM बनता है, विनाइल क्लोराइड मोनोमर। सो मोनोमर एंड पॉलीमर्स क्या होते हैं बेसिकली कि एक अगर ग्रुप ऑफ मटेरियल्स अगर हम देखते हैं तो दैट इज अ मोनोमर एंड व्हेन देयर इज अ चेन ऑफ सच ग्रुप
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टॉप राइट वाला जो सेक्शन है वहां पे एक मोनोमर का अलग सेक्शन है, एंड व्हेन देयर इज अ चेन ऑफ मोनोमर्स दैट आर कंबाइंड टुगेदर, तो वो फॉर्म करता है पॉलीमर। सो वीसीएम या जो विनाइल क्लोराइड मोनोमर है, ये इन इटसेल्फ इट इज यूजलेस, मतलब उसके कोई एप्लीकेशंस नहीं है। एंड अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर्स पे, रूम कंडीशंस पे देखें तो ये एक गैशियस फॉर्म में होता है, तो इसे अंडर प्रेशर स्टोर किया जाता है सो दैट वो लिक्विड फॉर्म में रहे। एंड उसके बाद उससे बहुत ज़्यादा उसे प्रेशर में रख के एंड कुछ आगे प्रोसेस करके इन्हें इन मोनोमर्स को पॉलीमर्स में कन्वर्ट किया जाता है, एंड उससे बनते हैं हमारे पीवीसी। सो दिस वाज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ पीवीसी। एंड पीवीसी जो है ये मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। पीवीसी के पाइप्स बनते हैं, पीवीसी अदर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, एंड पीवीसी ही एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है सीपीवीसी बनाने के लिए। सो जो क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड है, तो हम नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन जो है वो ऐड होता है। सो पीवीसी का जो रेजिन होता है उसको रिएक्ट करते तो उसमें क्लोरीन मिक्स किया जाता है, एंड ये क्लोरीन जब ऐड करते हैं पीवीसी में तो थर्मल एंड यूवी एनर्जी के साथ इसको कैटेलाइज किया जाता है, एंड उसके बाद इसका सीपीवीसी बन जाता है। सो ऐसे बनता है सीपीवीसी कंपाउंड, एंड सीपीवीसी कंपाउंड को रेजिन फॉर्म में भी रखा जा सकता है। सो मेजर डिफरेंस यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई ये किया कि सीपीवीसी एंड पीवीसी में जो मेन डिफरेंस है दैट इज अबाउट द क्लोरीन एटम्स। सो अगर एक पॉलीमर है तो उस पीवीसी पॉलीमर में लगभग 25% एटम्स होते हैं क्लोरीन के, वही सीपीवीसी में 40% क्लोरीन एटम्स हुआ करते हैं। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस कि सीपीवीसी और पीवीसी में टेक्निकली स्पीकिंग क्या क्या डिफरेंसेस है। हम एप्लीकेशन वाइज अगर हम इनके डिफरेंसेस देखना चाहे, सो यूपीवीसी या जिन्हें हम पीवीसी कहते हैं, तो पीवीसी का इंडस्ट्री में 64-65% का स्प्लिट है, सीपीवीसी का 15-16% का स्प्लिट है। जो यूपीवीसी है वो इरिगेशन और कोल्ड वाटर प्लम्बिंग में ज़्यादा यूज होता है, एंड वहीं जो सीपीवीसी के जो पाइप्स होते हैं वो हॉट वाटर सिस्टम्स के लिए ज़्यादा यूज होते हैं, एंड इनके साथ साथ उनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी ज़्यादा है। जो पीवीसी की लाइफ होती है एक पीवीसी पाइप की, वो लगभग 20 से 25 साल होती है, और वहीं सीपीवीसी जो एक एडवांस मटेरियल है उसकी लाइफ बढ़ के 30 to 35 ईयर्स तक के आ जाती है। अगर हम ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स की बात करें तो सीपीवीसी ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस तक के ये वाटर कैरी कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पीवीसी का जो यूसेज, सीपीवीसी का जो यूसेज है वो हॉट वाटर सिस्टम्स में होता है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो पीवीसी जो हमारे ट्रेडिशनल आयरन पाइप्स हुआ करते थे पहले के ज़माने में, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स उन्हें कहते हैं, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स के मुकाबले पीवीसी ड्यूरेबल भी है एंड कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। सीपीवीसी गैल्वेनाइज्ड आयरन से तो कॉस्ट इफेक्टिव है, चीपर है, लेकिन वो यूपीवीसी से थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड पे जाता है। अगर हम इनके प्रॉपर्टीज देखें तो इन दोनों को ही ना ही केमिकल से कोई इफेक्ट होता है, इसलिए ये केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं दोनों मटेरियल, एंड इनमें एंटी करोसिव प्रॉपर्टीज भी होती है। इंडस्ट्री में जो दूसरे दो मटेरियल्स है, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन एंड पॉलीप्रोपिलीन रैंडम। सो एचडीपी का यूसेज अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज वगैरह ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए होता है। साथ ही साथ जो सॉलिड वेस्ट वगैरह जो सीवरेज में पास आउट करने के लिए पाइप्स यूज होते हैं, तो वहाँ पे एचडीपी पाइप्स का यूसेज होता है। काफ़ी इलोंगेटेड लाइफ होती है, 50 ईयर्स की लाइफ होती है एचडीपी पाइप्स की, एंड अगेन दे आर अगेन ऑन अ कॉस्टलियर साइड। पीपीआर जो है एक छोटी सी इंडस्ट्री है, लगभग 2000 करोड़ का यहाँ पे इंडस्ट्री का साइज है। ये मतलब अगर हम टेम्परेचर कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये अगेन 90 to 100 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर ये लोग ये पाइप्स भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन ये पीवीसी के अगेंस्ट काफ़ी कॉस्टलियर होते हैं, एंड इनकी साथ ही साथ इनकी जो लाइफ है वो भी अराउंड 50 ईयर्स होती है। सो अगर हम इनका ग्रोथ देखें कि ये जो हमारी टोटल
तो उसका ब्लेंडेड अगर सेपरेट ग्रोथ देखें तो यूपीवीसी पाइप्स की जो ग्रोथ है अराउंड 8 to 9% है। सीपीवीसी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 15 to 17% एंड एचडीपी अगेन 10 to 11% का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। एंड पीपीआर जो एक छोटी कैटेगरी है दैट इज बाउंड टू ग्रो बाय 6 to 7%। अगर हम मार्केट की बात सीपीवीसी की हमने बात करी तो सीपीवीसी में ऑर्गेनाइज सेगमेंट काफी ज्यादा डोमिनेंट है। 80% का यहाँ पे ऑर्गेनाइज टू अनऑर्गेनाइज मिक्स है कि 80% टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइज सेगमेंट। एंड इसका रीजन ये है कि जो 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीपीवीसी रेजिन पे के इंपोर्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। सो पहले जो इंपोर्ट होते थे वो कोरिया, जापान, चाइना, यूरोप, यूएस ऐसे सभी जगहों से इंपोर्ट हुआ करते थे। लेकिन जो चाइना एंड कोरिया से इंपोर्ट आया करता था तो उस पे गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। सो अभी इससे हुआ क्या कि जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स है जो चीपर सीपीवीसी इंपोर्ट करके इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते थे तो उनके लिए जो एंटी डंपिंग ड्यूटी के बाद ये चीपर सीपीवीसी कॉस्टलियर होने लग गया बिकॉज एडिशनल टैक्सेस देने पड़ने लगे। एंड उस वजह से जो अदर कंट्रीज के जो इंपोर्ट्स होते थे फॉर एग्जांपल जो यूएस से मटेरियल्स आते थे, जो जापान से आता था, जो फ्रांस से आया करता था, तो वो एट पार आने लग गया इन कंपैरिजन विद चाइना एंड कोरिया। सो कॉस्ट वाइज जो एक इम्बैलेंस होता था तो गुड क्वालिटी मटेरियल भी अभी लैंडेड बेसिस पे सेम प्राइस पे मिल रहा है एज कम्पेयर टू बैड क्वालिटी मटेरियल्स। तो दैट्स द रीजन कि गवर्नमेंट ने ईडीडी लगा दिया एंड उसके बाद से कई सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स इस इंडस्ट्री से बाहर हो गए। अगर हम सीपीवीसी की बात करें तो ग्लोबली सिर्फ 4 मेजर प्लेयर्स हैं जिनके पास सीपीवीसी बनाने के ओरिजिनल पेटेंट्स है। सो दैट आर लुब्रिजोल जो एक यूएस की कंपनी है, देन सेकिसुई एंड कनेका कॉर्प, ये दोनों कंपनीज जापान बेस्ड है। सो एंड एक फ्रेंच कंपनी है केमवन जिनकी सब्सिडियरी के पास एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी है जो आर्केमिया नाम से ये सब्सिडियरी है। सो ऐसी ये 4 कंपनीज यही इंडिया में भी अगर हम देखें तो इनका ही टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के साथ सीपीवीसी बनता है। सो सभी जो सीपीवीसी प्लेयर्स है इंडिया में तो उनका कोई ना कोई एक फॉरेन पार्टनर है। तो जैसे आशीर्वाद एंड प्रिंस पाइप्स की अगर हम बात करें तो वो लुब्रिजोल के साथ पार्टनर करते हैं, एस्ट्रल सेकिसुई के साथ करते हैं। पहले एस्ट्रल वाज आल्सो इन पार्टनरशिप विद लुब्रिजोल अराउंड 2016 के बाद उन्होंने सेकिसुई से ये कोलैबोरेशन कर लिया। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जो है वो मल्टीपल सोर्सेज से एक्वायर करता है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज कनेका कॉर्पोरेशन के साथ काम करता है, तो एंड अपोलो आर्केमिया या केमवन के साथ काम करता है। सो इंडिया में सीपीवीसी भी बनता है। हाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जो इंडिया में प्लांट सेटअप हो रहे हैं तो उस वजह से जो इंडिया का इंपोर्ट डिपेंडेंस है एक्चुअली वो कम करने के इंटेंशन से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक एक्टिविटी देखने मिली है सीपीवीसी एंड पीवीसी दोनों ही मार्केट में। सो डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने इंडिया का फर्स्ट जो यहाँ पे पीवीसी रेजिन कंपाउंड का जो इन्होंने कैपेसिटी सेटअप किया, लगभग 10,000 MTPA का कैपेसिटी है इनका एंड 12,000 MTPA का कंपाउंड भी ये लोग बनाते हैं। और इनका इंटेंशन है बाय द एंड ऑफ FY24 दिस कैपेसिटी शुड इंक्रीज टू 20,000 MTPA। एपिग्रल लिमिटेड या जो मेक मनी फाइनकेम जो कंपनी हुआ करती थी, जो इसका नाम चेंज होकर वो एपिग्रल लिमिटेड हो गई। सो उनके पास 30,000 MT की कैपेसिटी है फॉर सीपीवीसी रेजिन। सो ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है। एक्चुअली करेंटली 2 ही प्लांट है, एक डीसीडब्ल्यू का है एंड सेकेंड वन इज एपिग्रल लिमिटेड। तो इसके साथ साथ कंपनी FY24 के एंड तक के एक और प्लांट सेटअप कर रही है जो 45,000 MT का होगा। एंड लुब्रिजोल जो एक मेजर जायंट प्लेयर है वो भी इंडिया में खुद का एक प्लांट सेटअप करना चाहता है। वो ग्रासिम इंडस्ट्रीज के साथ दे आर कोलैबोरेटिंग, जहाँ पे पूरा जो ऑपरेशंस रहेंगे वो लुब्रिजोल ओवरलुक करेगा। ग्रासिम विल जस्ट प्रोवाइड द प्लांट साइट टू इन दिस JV। सो 1 लाख MT का सीपीवीसी रेजिन प्लांट ये लोग सेटअप करना चाह रहे हैं इंडिया में। एंड इफ इट गेट्स सेटअप तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सीपीवीसी प्लांट बन जाएगा। तो सिंगल साइट प्लांट अगर हम कहें तो वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट इंडिया में आ सकता है।
अगर हम पीवीसी की बात करें तो पीवीसी इंडिया में जो कंजम्पशन है वो काफ़ी लो है। मतलब इंडिया में तो काफ़ी सारी चीज़ों का अंडर पेनिट्रेशन हम बात करते ही है, लेकिन जो पीवीसी के टर्म्स में बात करें तो इंडिया में लगभग 2.4 किलोग्राम्स ऑफ पीवीसी इज यूज्ड पर कैपिटा। एंड वहीं अगर हम मेजर डेवलप कंट्रीज के साथ कंपेयर करें, चाइना इज 10.3, यूएस इज 12.7, साउथ कोरिया 15 केजी का लगभग उनका कंजम्पशन है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल दिखता है कि पीवीसी यूसेज में। सो एक हेडरूम तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द डेवलप्ड नेशंस। अगर हम पीवीसी की बात करें तो पीवीसी के प्राइसेस लास्ट 2-3 इयर्स में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है। सो 2020 के बाद जैसे ही कोविड हिट हुआ तो पीवीसी के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। एक तो क्रूड का डिपेंडेंस भी है, एंड साथ ही साथ जो चाइना जो एक मेजर एक्सपोर्टर है पीवीसी का, पीवीसी रेजिन का बेसिकली, तो उनके काफ़ी ज़्यादा शटडाउन्स होने की वजह से जो सप्लाई है ग्लोबली, वो पीवीसी का सप्लाई वो बहुत रिड्यूस हो गया। एंड उसी वजह से पीवीसी के जो प्राइसेस है वो ऑलमोस्ट डबल हो गए एज कम्पेयर टू द एवरेज लेवल्स। लेकिन जैसे ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगी, चाइना का से डिमांड आने लग गया, अमेरिका की जो फैक्ट्रीज में इश्यूज थे वो भी रिजॉल्व हो गए, तो उन सब के बाद FY23 में हमने देखा कि एक मेजर ड्रॉडाउन देखने को मिला पीवीसी प्राइसेस में। एंड अभी कहीं ना कहीं जाके ये जो प्राइसेस है वो स्टेबलाइज हुई है। तो इसके वजह से एक मेजर इंडस्ट्री ट्रेंड यहाँ पे हमें देखने मिलेगा कि FY21 एंड FY22 में इन सभी प्लास्टिक पाइप वाली जो कंपनीज है उनको एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हुए, बिकॉज आपकी इन्वेंट्री थी वो लो कॉस्ट की हुआ करती थी, एंड जब उसका बेचने का टाइम आता था तो वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पे होता था। तो एक एबनॉर्मल जो यहाँ पे गेन देखने को मिला वो FY21 और 22 में मिला इन कंपनीज को, और उसी का रिवर्स हुआ FY23 में। हाई कॉस्ट पे प्रोड्यूस करो और लो कॉस्ट पे बेचो, ऐसा इंडस्ट्री का ट्रेंड हो रहा था। सो लगभग नवंबर 22 तक के सभी कंपनीज को इन्वेंट्री लॉसेस हुए, एंड दिसंबर के बाद जैसे थोड़ा सा प्राइसेस स्टेबलाइज होने लगे, नॉर्मलाइजेशन एक यहाँ पे आया, तो दिसंबर के बाद ये कंपनी वापस से नॉर्मल ऑपरेशंस की तरफ बढ़ने लगी है। अगर हम पीवीसी की बात करें तो इंडिया में जो टोटल जो इंडिया का कंजम्पशन है दैट इज लगभग 3.2 मिलियन मेट्रिक टन्स। सो अगर हम बात करें कि डोमेस्टिक कैपेसिटी इज 1.5 मिलियन टन्स, एंड जो इंपोर्ट होते हैं दैट इज अराउंड 1.7 मिलियन टन्स। सो डोमेस्टिक कैपेसिटी का जो आधा कैपेसिटी है दैट इज विद रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस के साथ साथ केम्प्लास्ट सनमाइका, फिनोलेक्स, DCW लिमिटेड, DCM श्रीराम, ऐसे कई सारी कंपनीज है जो इस करंटली पीवीसी रेजिन बनाती है। सो रिलायंस का हमने बात की कि 7.5 टन्स पर एनम की कैपेसिटी है, और अनदर 1.5 मिलियन टन्स की कैपेसिटी ये लोग ऐड कर रहे हैं। सो दे वांट टू ट्रिपल देयर कैपेसिटी बाय 2026। केम्प्लास्ट सनमाइका के पास, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज इज अगेन बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, DCW लिमिटेड के पास 1 लाख टन्स पर एनम की कैपेसिटी है, DCM श्रीराम की पास भी एक छोटी सी कैपेसिटी है। अदानी ग्रुप यहाँ पे एक मेजर स्टेप ले रहा है। सो मुंद्रा में ये लोग एक कोल टू पीवीसी प्लांट सेटअप कर रहे हैं जो 2 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी इसकी होगी। सो अगेन बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, एंड इंडियन ऑयल ने भी कहा है कि वो लगभग 4,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे इन सेटिंग अप अ पीवीसी कैपेसिटी इन गुजरात। तो बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटीज यहाँ पे ऐड हो रही है, एंड अगर ये कैपेसिटीज 2026-27 तक के एक बार ये सारी कैपेसिटीज अगर सेटअप हो जाए तो इंडिया का जो डोमेस्टिक जो हम इंपोर्ट करते थे पीवीसी का वो कम हो जाएगा। हमने सेम चीज़ CPVC में भी देखी एंड सेम चीज़ हम PVC में भी देख रहे हैं। तो एक बार जब ये इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाएगा ना, तो ये जो सारी कंपनीज है इस इंडस्ट्री की, उनका जो फॉरेक्स का एक्सपोजर होता था वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है। सो इस इंडस्ट्री के अगर हम ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें, सो मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर्स है। इंडिया का जो अभी वाटर कनेक्टिविटी है, सो टैप वाटर की जब हम बात करते हैं तो अभी भी 75% हाउस होल्ड्स के पास ड्रिंकिंग वाटर अभी भी टैप से अवेलेबल नहीं है।
एंड देर आर अदर इम्पेटस ऑल्सो कि गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस है, गवर्नमेंट इज डूइंग हाउसिंग फॉर ऑल, तो वहाँ पे वहाँ से डिमांड जनरेट हो रही है। नल से जल जो प्रोग्राम है वहाँ पे लोगों को टैप वाटर कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने चालू कर दिए हैं, तो उस वजह से भी डिमांड इम्प्रूव हो रही है। एंड अगेन रियल इस्टेट जब रिकवरी होती है तो वो भी एक एड ऑन होता ही है इस इंडस्ट्री के लिए। एंड हमने ये भी देखा कि जो इंडिया का पर कैपिटा पीवीसी कंजम्पशन था वो काफ़ी लोअर साइड पे था। सो इंडस्ट्री ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, जो लगभग FY25 तक के 12-13% का ग्रोथ तो आ सकता है, ऐसे एस्टिमेशंस इंडस्ट्री में है। प्रिंस पाइप्स के बारे में, तो ये जो कंपनी है 1987 में सेटअप हुई थी एंड मोर देन 3 डेकेड्स का इनके पास एक्सपीरियंस है। प्रिंस पाइप्स के पास 3 मेजर ब्रांड्स है, तो एक तो प्रिंस ब्रांड से ये लोग अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। ट्रूबोर करके एक इनका ब्रांड है जो इन्होंने 2012 में एक्वायर किया था। एंड जो CPVC का जो सेगमेंट है वो फ्लो गार्ड प्लस ब्रांड, इस ब्रांड के नाम से जाना जाता है। सो फ्लो गार्ड बेसिकली इज इन कोलैबोरेशन विद लुब्रिजॉल। अगर हम बात करें कि जो कैटेगरीज है जो ये लोग केटर कर रहे हैं, सो बेसिकली प्रिंस पाइप्स को कहा जाता था कि इट इज़ वन ऑफ द प्योर प्ले इन दिस इंडस्ट्री। वो सिर्फ पाइप्स में है एंड पाइप्स एंड वाटर टैंक्स बेसिकली काफ़ी सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस है, तो इसलिए एक प्योर प्ले माना जाता था। लेकिन 2023 में हाल ही में इस कंपनी ने अपना बाथवेयर कलेक्शन भी लॉन्च किया है खुद का, तो फॉसेट, सैनिटरी वेयर, शॉवर्स, सिस्टम, सभी टाइप ऑफ बाथवेयर प्रोडक्ट्स ये लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। सो अभी कंपनी ने भी डाइवर्सिफाई किया है। सो हमने देखा है कि ये जो इंडस्ट्री है वो हर कोई किसी ना किसी अलग लाइन ऑफ बिजनेस में डाइवर्सिफाइड है। फॉर एग्जांपल सुप्रीम इज इनटू फर्नीचर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, पैकेजिंग मटेरियल्स वगैरह, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। जो फिनोलेक्स है वो रेजिन बनाते हैं, तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। Astral Limited, again very fast growing company, so Astral is diversified into adhesives, पेंट्स एंड वो भी बाथवेयर सेगमेंट में भी उन्होंने एंट्री ली है लास्ट ईयर। एंड अगेन प्रिंस पाइप्स ने भी बाथवेयर सेगमेंट में एंट्री ले ली है। सो एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट डाइवर्सिफाइड इनटू, बिकॉज ये इंडस्ट्री में जो PVC कॉस्ट पे जो डिपेंडेंस है वो आपके प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। सो अगर हम कंपनी की जर्नी के बारे में बात करें, सो 1987 में मिस्टर जयंत छेड़ा ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था एंड 1989 में कंपनी ने अपना फर्स्ट प्लांट सेटअप किया था। उसके बाद कई सारे कंपनी ने धीरे धीरे प्लांट्स एक्वायर करते गए, सेटअप करते गए। ग्रीनफील्ड पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा था इन द एंटायर जर्नी। 2005 में इन्होंने 100 करोड़ रेवेन्यूज टच किए थे एंड उसके बाद से काफ़ी इम्प्रेसिव स्टोरी देखने को मिल रही है। 2012 में कंपनी ने कैम्प्लास सनमार्क ये जो ग्रुप है उनसे ट्रूबोर ये जो इनका ब्रांड है वो एक्वायर कर लिया था एंड उसके साथ साथ 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी एक्वायर की थी। अगर हम देखें 2018 में कंपनी ने ब्रांडिंग पे फोकस कर लिया। सो 2018 में अक्षय कुमार को एज अ ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने यहाँ पे ऑन बोर्ड किया अगेन। एंड देन 2019 में कंपनी लिस्ट हुई। दिसंबर 2019 में BSE एंड NSE पे दोनों जगह पे प्रिंस पाइप्स लिस्टेड है। तो 2023 में कंपनी ने अपना बाथवेयर सेगमेंट लॉन्च किया, साथ ही साथ कंपनी के कुछ केपेक्स भी चल रहे हैं। लेकिन इसके पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा कि जब 1990s में जो प्रिंस ग्रुप है वो सेपरेट हो गया था, तो दो कजिन ब्रदर्स के बीच में ये ग्रुप स्प्लिट हुआ एंड तब हुआ कैसा था कि जो प्लम्बिंग बिजनेस है दैट रिमेन्ड विद वन ब्रदर एंड जो SWR का जो सीवरेज पाइप रिलेटेड बिजनेस है दैट रिमेन्ड विद द अदर ब्रदर। लेकिन ड्यूरिंग द एंटायर टाइम जो कंपनी का नाम है या जो ब्रांड नेम है वो दोनों सेम है, तो दोनों भी प्रिंस नेम से ऑपरेट कर रहे थे, सेम ब्रांड नेम सेम लोगो से ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतते
गया तो ये इश्यूज एस्केलेट होने लग गए, फैमिली इश्यूज। तो 2008 में इतनी ज़्यादा कंपटीशन हो गई थी कि बोथ द फैमिली दे उन्होंने क्या किया, वो एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को इमिटेट करना चालू कर दिया। तो प्रिंस पाइप्स ने भी एसडब्ल्यूआर रिलेटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए एंड कॉस्ट कटिंग मेजर्स अपनाने लग गए। सो कॉस्ट कटिंग के चलते इन्होंने जो कैल्शियम कार्बोनेट है, सो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज यहाँ पे इन्होंने चालू कर दिया। तो कैल्शियम कार्बोनेट से होता क्या है कि जो प्राइसेस है, जो कॉस्ट है, वो एक्चुअली काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन जो आउटपुट क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है व्हेन इट गोज बियॉन्ड अ परमिसेबल लिमिट। तो उस वजह से कंपनी ने ड्यू टू देयर इंटरनल फोकस अपनी ही राइवलरी में इन्होंने प्रोडक्ट क्वालिटी पे काफ़ी निगलेक्ट कर दिया। लेकिन 2014 के अराउंड इन्होंने रियलाइज किया कि इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू compete with the industry rather than competing with the family। तो यहाँ पे इन्होंने अब खुद को रिब्रांड कर लिया, एक नया लोगो जो अभी हमने करंट लोगो देखा था कंपनी का वो लॉन्च किया इन 2014। एंड उसके बाद से कंपनी ने अपना जो सेकेंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव किया, अपने ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करना चालू कर दिया। एंड जो उसके बाद जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफ़ी इम्प्रेसिव रही है। सो 2018 में कंपनी ने अक्षय कुमार को ऑनबोर्ड किया। 2020 में लुब्रिजोल के साथ पार्टनरशिप करी एंड फ्लोगार्ड प्लस जो ब्रांड है वो उन्होंने CPVC प्रोडक्ट्स के लिए लॉन्च किया। प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम इन्होंने यहाँ पे हायर कर ली जस्ट बिफोर द लिस्टिंग की। जो सेकेंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया। एंड इसी के साथ साथ अभी जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छी लग रही है इन व्हेन इट कम्स टू द गवर्नेंस पर्सपेक्टिव। सो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कि कितनी कैपेसिटी है इसकी, तो देर आर 7 मेजर लोकेशंस जहाँ पे कंपनी के प्लांट्स है। एंड जो टोटल कैपेसिटी है अभी तो लगभग 3,23,000 टन्स की इनकी कैपेसिटी है, 3,23,000 मेट्रिक टन्स की। एंड बिहार में एक 35 to 40,000 की कैपेसिटी का केपेक्स चल रहा है। एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी कि Q4 FY25 में ये प्लांट एस्टिमेटेड है कि ये प्लांट आगे जाके कमीशन हो जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स है इनका, बिकॉज दे आर इनटू प्लम्बिंग। सो नॉर्मल प्लम्बिंग जो इंडस्ट्रियल जो रेसिडेंशियल यूज़ के लिए होते हैं, देन जो सीवरेज एंड अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं उनमें भी इनके कई सारे प्रोडक्ट्स है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर में एग्री प्रोडक्ट्स भी कंपनी के साथ पास है। वी हैव सीन उनके पास वाटर टैंक्स है। एंड जो केबल्स के लिए जो पाइप्स यूज होते हैं, जो हमने देखा है कि आजकल दीवारों के अंदर ही वायर्स जाती है, तो टू कीप द वायर सेफ एक स्पेशल पाइप यूज होते हैं। तो वो वायर फिट नाम से भी उनका एंड वायर फिट एंड केबल फिट नाम से भी उनके पाइप्स है। तो बहुत डाइवर्सिफाइड इनका जो पोर्टफोलियो है, जो SKUs या स्टॉक कीपिंग यूनिट्स जिन्हें हम कहते हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोर देन 7,000 SKUs है इनके पास। एंड अगर हम बाथवेयर की बात करें जो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया, तो कंपनी फॉसेट्स में है, दे ऑल्सो हैव देयर सैनिटरी वेयर, शावर्स है, हैंड शावर्स वगैरह, वॉश बेसिन्स भी ये लोग बनाते हैं। तो ऐसे पूरा एक कंप्लीट पोर्टफोलियो है व्हेन इट कम्स टू देयर बाथवेयर सेगमेंट। अगर हम प्रिंस का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखें तो प्रिंस पाइप डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को एंड रिटेलर कंज्यूमर को। सो एक टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन लेड बिजनेस है। एंड ये इंडस्ट्री इन द लाइट्स ऑफ ई-कॉमर्स ऑल्सो, ये इंडस्ट्री इज वेरी मच फोकस्ड इन द ट्रेडिशनल रिटेल चेन। तो ट्रेडिशनल वे से ही ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। एंड दिस इज द एंटायर इंडस्ट्री हाउ इट फंक्शंस। अगर हम कंपनी के सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो FY19 में ये सेल्स वॉल्यूम 24% बढ़े थे। लेकिन FY20 के बाद जैसे PVC के प्राइसेस शूट अप होने लग गए तो वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आने लग गया। तो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ था, इनफैक्ट लोअर सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रहा FY20 से लेके FY22 में। FY23 में कंपनी ने बाउंस बैक किया जैसे ही प्राइसेस PVC के प्राइसेस रिड्यूस हुए तो वॉल्यूम्स कंपनी ने अच्छे से ग्रो करना चालू कर दिया।
किया। Q1 FY24 में भी कंपनी ने 19% का लगभग वॉल्यूम बेसिस पे ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर किया है। अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो FY14 से लेके FY23 में मोर देन 11% का यहाँ पे CAGR रहा है इन 9 इयर्स में। FY15 में एक डी ग्रोथ देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद काफ़ी पॉजिटिव जर्नी यहाँ पे देखने को मिली है। FY23 में अगेन जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा इम्पैक्टेड रहा है, बिकॉज रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। जो PVC प्राइसेस है वो कम हो गए, तो आपका रियलाइजेशन कम हो जाता है, वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, तो इससे वैल्यू बेसिस पे 2% का ही ग्रोथ कंपनी ने FY23 में पुटअप किया है। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो जो मार्जिन्स है वो 24-25% से के लेवल से इम्प्रूव हुए थे बिफोर कोविड। तो लगभग 28-30% के भी मार्जिन्स कंपनी ने यहाँ पे पुटअप किए ग्रॉस बेसिस पे। लेकिन FY21-22 में वापस से कंपनी के मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होने चालू हो गए। जैसे ही PVC प्राइसेस गिरने लग गए, तो वो इन्वेंट्री लॉसेस की वजह से भी जो मार्जिन्स है वो 23% पे आ गए हैं। सो FY23 में एबनॉर्मल लॉसेस के वजह से कंपनी के मार्जिन्स वापस डिक्लाइन हो गए। लेकिन FY24 इज एक्सपेक्टेड टू बी अ बेटर ईयर व्हेन इट कम्स टू द मार्जिन फ्रंट। अगर एबिटा का भी हम ट्रेंड देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस ऑफ ट्रेंड देखने को मिलता है। इनिशियली काफ़ी ज़्यादा रिकवरी देखने को मिली हमें, लेकिन FY23 में एबिटा मार्जिन्स जो है वो डिक्लाइन हो गए। एंड सिमिलर चीज़ पैट बेसिस पे भी देखने को मिलती है। तो पैट का फिर भी जो ग्रोथ रहा है वो FY14 से लेकर FY23 डिस्पाइट लोअर मार्जिन एबनॉर्मल ईयर होने के बावजूद भी 16% से जो पैट है वो इस पीरियड में ग्रो हुआ है। सो अगेन हम नॉर्मलाइज बेसिस पे बात करें तो ये जो FY23 में अगर लॉसेस नहीं हुआ करते थे तो मार्जिन्स लगभग 8-9% की मार्जिन्स शायद हो सकती थी इस कंपनी के लिए। So moving on to the debt profile of the company. So again ये जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा कैश रिच है। एक कैश काउ मशीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कैश जनरेटिंग मशीन होते हैं ये इंडस्ट्री। सो जो डेट प्रोफाइल है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है एंड जो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी 16 टाइम्स है FY23 में। सो कंपनी को जो टोटल डेट टू इक्विटी है वो 0.04 का रहा था FY23 में। एंड जो नेट डेट है उसमें कंपनी नेट डेट फ्री है। अगर हम रिटर्न रेशियोज की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा दिखती है कंपनी के रिटर्न रेशियोज में। तो कभी जो ROEs है वो 34% के है, कभी वो 18% पे आ जाते हैं एंड कभी वो 9% पे आ गए हैं FY23 में। सो इसको समझने के लिए हम इसका क्या रीज़न है, इसे समझने के लिए हम एक एनालिसिस करते हैं दैट इज कॉल्ड द डू पॉइंट एनालिसिस। सो डू पॉइंट एनालिसिस क्या बोलता है कि जो हमारा ROE है दैट इज अ प्रोडक्ट of three things: the PAT margins, the sales to total asset turnover ratio and the asset to equity ratio। तो इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो उससे निकल के आता है हमारा ROE। तो अगर हम देखें कि एसेट टू इक्विटी कम हुआ है, हमने देखा कि कंपनी ने अपना डेट सिग्निफिकेंटली कम किया। सो कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को डीलीवरेज किया, उस वजह से डेट एसेट टू इक्विटी कम हो गया एंड ROEs उस वजह से कम होने लगे। अगेन सेल्स टू टोटल एसेट टर्नओवर जो है वो भी कम हुआ है। तो इसका रीज़न ये है कि एक तो FY23 में एंड FY22 FY23 में जो रियलाइजेशन है वो भी कम था। एंड व्हेन न्यू केपेक्स कम्स इन, तो जैसे ही न्यू केपेक्स आता है तो उस वजह से भी जो कंपनीज है उनका एसेट टू टर्नओवर कम हो सकता है। तो FY23 में 1.43 का एसेट टू सेल्स टू एसेट टर्नओवर जो रेशियो है तो वो रहा था। एंड अगर हम देखें वो 1.44 टाइम्स रहा था। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे है मार्जिन्स का, जो पैट मार्जिन्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कि हमने देखा कि FY2021 में जैसे ही मार्जिन्स इम्प्रूव हुए तो जो कंपनी का एसेट जो ROE है वो भी इम्प्रूव एक ऊपर अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। सो जैसे ही मार्जिन्स डिक्लाइन हुए तो FY23 में ROE लेवल्स भी डिक्लाइन हो गए। कंपनी एडवर्टीजमेंट पे फोकस कर रही है। हमने देखा उन्होंने अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है।
तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस रहा है। लगभग 1.5% ऑफ FY23 सेल्स इन्होंने स्पेंड किया है टुवर्ड्स सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट एक्टिविटीज़। अगर हम वॉल्यूम्स एक पीयर टू पीयर कंपैरिजन देखें तो टॉप 4 कंपनीज अगर हम देखें लिस्टेड स्पेस में एक्सक्लूडिंग आशीर्वाद, बिकॉज उनका डेटा इतना रेडिली अवेलेबल नहीं होता है, सो इन कंपनीज में प्रिंस पाइप्स अभी सबसे छोटी है, लेकिन जो ग्रोथ है वॉल्यूम्स में वो इंडस्ट्री के साथ साथ वो भी ग्रो कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में सुप्रीम वॉल्यूम बेसिस पे तो मार्केट लीडर है, देन कम्स फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल का भी एक लीडिंग मार्केट यहाँ पे शेयर है। अगर हम रियलाइजेशन की बात करें कि रियलाइजेशन होता क्या, बेसिकली जो एवरेज सेलिंग प्राइस होता है उसे हम रियलाइजेशन कहते हैं। सो एस्ट्रल का रियलाइजेशन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है बिकॉज उनका जो सीपीवीसी मिक्स है वो काफ़ी हायर है। प्रिंस पाइप्स का भी रियलाइजेशन काफ़ी इम्प्रूव हुआ। FY20 में इन्होंने जैसे रुब्रिजोल के साथ पार्टनरशिप की एंड इन्होंने खुद का सीपीवीसी मटेरियल्स लॉन्च करने लगे, तो उसके बाद एक तो पीवीसी प्राइसेस भी बढ़ गए, तो उस वजह से भी रियलाइजेशन इम्प्रूव हुआ एंड सीपीवीसी मिक्स आने के वजह से भी जो इनका मिक्स रहा है वो ऑन अ हायर साइड है। इनफैक्ट रियलाइजेशन वर बेटर देन सुप्रीम इंडस्ट्रीज इन FY23। सो सीपीवीसी का इम्पैक्ट यहाँ पे आता है। अगर हम इबिट बेसिस की बात करें कि इनका जो पाइप्स के इबिट है वो कैसे है, सो प्रिंस पाइप्स के इबिट अभी इंडस्ट्री में इतने स्ट्रांग नहीं है। अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला बिकॉज FY23 के पहले जस्ट ऑन द ऑनसेट ऑफ FY23 कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री होल्ड करी थी एंड उस वजह से जैसे ही प्राइसेस डिक्लाइन होने लगे तो इनको इन्वेंट्री लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो जितना इन्वेंट्री लॉस एस्ट्रल को FY23 में हुआ, स्पेशली H1 FY23 में हुआ, लगभग उतना ही इन्वेंट्री लॉस प्रिंस पाइप्स को हुआ डिस्पाइट लोअर वॉल्यूम्स। सो इस वजह से जो इम्पैक्ट रहा है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है बिकॉज ये एक छोटी कंपनी है एज कम्पेयर टू एस्ट्रल और सुप्रीम इंडस्ट्रीज। अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो प्रिंस पाइप की कैपेसिटी तो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 3,23,000 टन्स की कैपेसिटी है। सुप्रीम अगेन सबसे बड़ी कैपेसिटी तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज के पास ही है इस इंडस्ट्री में। SKUs हमने बात करी थी कि एस्ट्रल के पास एंड प्रिंस पाइप के पास लगभग 7,000 SKUs है जो स्टॉक कीपिंग यूनिट्स होते हैं। सुप्रीम के पास सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इस सेगमेंट में, मोर देन 10,000 SKUs है एंड फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के पास सिर्फ और सिर्फ 2200 के आसपास SKUs है। अगर हम चैनल पार्टनर्स की बात करें तो हमने देखा था कि ये रिटेल ओरिएंटेड इंडस्ट्री, एक तो जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेंड है वो इस इंडस्ट्री में अभी भी जारी है एंड प्रिंस पाइप्स के पास 1500 चैनल पार्टनर्स है, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा चैनल पार्टनर्स होने के बावजूद भी इनका रेवेन्यू जो है वो काफ़ी कम है एंड कंपनी का कहना यह है कि जो मोर देन 80% ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स आर एक्सक्लूसिवली वर्किंग फॉर प्रिंस पाइप्स। तो हम ये यहाँ से समझ में आता है कि 80% सिर्फ प्रिंस पाइप्स के लिए काम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड फिर भी इनका रेवेन्यू उतना ज़्यादा है नहीं इन द इंडस्ट्री व्हेन वी कंपेयर इट विथ द लाइक्स ऑफ सुप्रीम इंडस्ट्री जो मार्केट लीडर है, बिकॉज नंबर ऑफ चैनल पार्टनर्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है दोनों के। तो इस वजह से ये देखने को मिलता है कि जो इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो काफ़ी छोटे एज कम्पेयर टू सुप्रीम्स और एस्ट्रल के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनसे। सो अगर हम एडवर्टीजमेंट की बात करें तो प्रिंस पाइप ने 41 करोड़ स्पेंड किए थे, लेकिन दिस इज द लोएस्ट अमंग द टॉप 4 प्लेयर्स। तो FY23 में एस्ट्रल ने ऑलमोस्ट 3% ऑफ द रेवेन्यू स्पेंड किया था, सुप्रीम ने 124 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया है, फिनोलेक्स ने लगभग 100 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया टुवर्ड्स द मार्केटिंग एक्टिविटीज। सो प्रिंस पाइप्स को भी यहाँ पे गियर अप करने की बहुत ज़रूरत है। हमने देखा कि अक्षय कुमार के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की एंड एक स्पेशल रेंज इन्होंने चालू किया द जीरो डिफेक्ट रेंज। तो उसमें कंपनी ने जीरो डिफेक्ट का दावा करती है कंपनी एंड अक्षय कुमार का एक बहुत ही फेमस ये जो पोस्टर है ये कंपनी हर जगह यूज़ करती है।
तो अगर हम ईबिट मार्जिन की बात करें तो अगेन FY23 में मार्जिन डिक्लाइन हुई थी, 6.5% के मार्जिन रहे थे इस सेगमेंट में, और इंडस्ट्री से ये लगभग एस्ट्रल और सुप्रीम इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में काफ़ी कम मार्जिन्स रहे प्रिंस पाइप्स के। अगर गवर्नेंस की बात करें तो मिस्टर जयंत छेड़ा जो फाउंडर और CMD है कंपनी के, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ही इज 77 years old now and he is one of the very strong person in this industry. So उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था विनाइल इंडिया के कॉन्फ्रेंस में 2014 में। सो वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस इन्होंने डेवलप किया है इन हिज एंटायर जर्नी। एंड अभी उनके जो दोनों बेटे हैं मिस्टर पराग छेड़ा एंड मिस्टर विपुल छेड़ा, तो ये दोनों इस कंपनी में डायरेक्टर है। मिस्टर पराग छेड़ा इज द जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मिस्टर विपुल छेड़ा इज द ED इन द कंपनी। सो ये दोनों ही ब्रदर्स जो है वो 96-97 के अराउंड से बिजनेस में इन्वॉल्व है। सो इनके पास भी लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस आ चुका है इस इंडस्ट्री में। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दिसंबर 22 के बाद कंपनी ने अपने जो प्रमोटर्स है उन्होंने कुछ स्टेक सेल किया लगभग 2% का। एंड ऐसा एक रीज़न ऐसा हो सकता है कि मे बी कुछ पर्सनल यूटिलाइजेशन के लिए इन्होंने यहाँ पे कुछ प्रोसीड्स के लिए इन्होंने अपने स्टेक सेल किया है। बट उसके बाद अभी जून 23 में ये जो स्टेक है वो स्टेबल दिख रहा है। अगर DIS और FIS की बात करें तो 16% DIS की होल्डिंग है एंड 6% FIS की होल्डिंग है कंपनी में। मूविंग ऑन टू द प्राइस, तो दिसंबर 19 में जब लिस्ट हुआ था तो कोविड में एक फॉल आया एंड उसके बाद से प्राइसेस लगभग 800 को भी क्रॉस कर गई। लेकिन जैसे ही FY23 में जो इन्वेंट्री लॉसेस का इम्पैक्ट आने लगा, फाइनेंशियल्स में बॉटम लाइन इम्पैक्टेड रहने लगी, तो उस वजह से कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है वो भी इम्पैक्ट हुए थे। एंड अभी जैसे ही एक रिकवरी जैसे स्टेबलाइजेशन दिख रहा है तो उसके बाद से थोड़ा सा स्टॉक प्राइस में भी अपवर्ड मूवमेंट दिखा है। अगर हम PE की बात करें तो PE काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट हो गए। अगर हम TTM PE भी देखें तो लगभग 60 के आसपास के TTM PE है कंपनी के। एंड इसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि जो एक क्वार्टर है Q2 FY24 का जो अभी TTM PE में जो क्वार्टर है तो वो क्वार्टर में तो कंपनी को नेट लॉस हुआ था। एंड अगर हम फिर भी देखें तो लगभग 120 करोड़ के आसपास का TTM पैट है। लेकिन अगर हम नॉर्मलाइज पैट देखें तो ये जो PE है वो लगभग 30 के अराउंड आने चाहिए ऑन अ नॉर्मलाइज्ड लेवल्स। अगर हम रिस्क की बात करें कि क्या क्या रिस्क है कंपनी के पास, तो जब भी हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो देयर आर 4 मेजर रिस्क जो पूरे इंडस्ट्री की सभी कंपनी को इम्पैक्ट करते हैं। सो रॉ मटेरियल प्राइसेस एक बहुत बड़ा रिस्क है। हमने PVC के प्राइसेस का फ्लक्चुएशन देखा। FY23 वाज एक्चुअली वेरी इम्पैक्टेड इन दिस इंडस्ट्री में। तो उसका रीज़न यही था कि रॉ मटेरियल प्राइसेस की वोलेटिलिटी। सो ये वोलेटिलिटी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज अगर इंडिया में भी जब कैपेसिटीज़ आ जाएगी तो भी PVC प्राइसेस तो वोलेटाइल ही रहेंगे। बट हाँ, थोड़ा सा एक्सपोजर कम हो जाएगा टुवर्ड्स जो फॉरेन एक्सचेंज है, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट कम होगा। इस इंडस्ट्री के जो यूटिलाइजेशन लेवल्स है तो हमने देखा कि कई सारे फैसिलिटीज़ है, लेकिन लगभग 3,23,000 का प्रिंट्स का कैपेसिटी है, लेकिन जो सेल्स वॉल्यूम है वो काफ़ी कम है उस हिसाब से। तो 60-70% के यूटिलाइजेशन पे ये लोग सारी कंपनीज ऑपरेट करती है। अगेन ये जो इसका पीछे जो रैशनल है, सो वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सपांड इनटू न्यू जोग्राफीज, बिकॉज रेवेन्यू ग्रोथ के लिए न्यू जोग्राफीज में एंटर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन एक प्लांट से दूसरी जोग्राफी में कॉस्ट अगर हमें वो प्रोडक्ट ले जाना है तो वहाँ पे जो फ्रेट कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। एंड दैट्स द रीज़न कि कंपनी न्यू जोग्राफीज को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ प्लांट सेटअप कर देती है। एंड देन दे एक्सपेक्ट कि वो वहाँ से धीरे धीरे यूटिलाइजेशंस इम्प्रूव होते जाए।
अगेन कंपटीशन एक बहुत बड़ा रिस्क है कि हमने देखा जो मेजर प्लेयर है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, उनका सिर्फ 12% का मार्केट शेयर है। सो काफ़ी ज़्यादा फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है, अभी भी ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड मिक्स बहुत फेवरेबल नहीं है। मोर देन 30% का जो इस इंडस्ट्री में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है अभी भी, तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एंड जो एप्लीकेशन इंडस्ट्री है तो वहाँ पे अगर स्लो डाउन आता है तो बिकॉज एग्रीकल्चर एक मेजर एप्लीकेशन इंडस्ट्री है, देन वी हैव सीन कि रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे भी ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो रियल एस्टेट इज़ अ मेजर कंज्यूमर इंडस्ट्री फॉर दिस सेक्टर। तो अगर रियल एस्टेट का स्लो डाउन होता है तो अगेन इनके वॉल्यूम्स पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रिंस पाइप्स। हमने एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया। तो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बने रहिए यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।